वाला चुनाव करीब है, तो ये आपके मन में सेवा भाव को लेकर है या आम भाषा में जिसे कहते हैं कि नेतागिरी, नेता भाव को लेकर है? आपको जन सेवा करना है, जन भाव करना है, तो जमहूरी मुल्क के अंदर आपको सियासी एक आवाज और सियासी एक ताकत बनना जरूरी है। जैसे आपने जन सेवा की बात कही, तो जन सेवा में क्या सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? आपके नेशन में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया गया है वो दलित और मुसलमानों पर है। स्किल डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए आपने जमीनी तौर पे क्या किया? कई हजार बच्चे ओवैसी स्कूल के अंदर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये सब कब संभव है? जब आपकी एक सियासी जमात मौजूद होगी। जिला स्तरीय पार्टी है, प्रकोष्ठ है, उसमें सिर्फ मुस्लिम हाई परसेंटेज में है या समाज के सभी वर्गों को लोग आपने चला? बरुद्दीन ओवैसी साहब 2013-14 में जो उसकी स्पीच आई, उसके बाद आपको लगता है कि आपकी विचारधारा को लेके जो एक सामने सिनेरियो हमारे हुआ है, लोगों के मन में जो आया, तो लोग उससे जुड़ेंगे, आम लोग भी उससे जुड़ेंगे सिवाय मुस्लिमों के? देखिए, छोटा सा जवाब दें इसका कि आपकी विचारधारा क्या? देखिए, हमारी विचारधारा सिर्फ यही कि समाज के सभी लोग हमारे साथ मौजूद रहें। हर वो आवाज जो मजलूम है उसको हम आगे ले जाने वो चाहे आपको कटवा गैंग कहें कि आप वोट काटते हैं या आपको वो बी पार्टी कहा जाए, वो इसलिए कहा जाता है कि यूपी में और बिहार का अगर चुनाव देखें तो कई सीट ऐसी थी कि जहां से आप अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते तो वहां ये चांस था कि बीजेपी हार जाती। तो जरिए से देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम वोट काटेंगे तो लोगों को लग रहा है कि अब तक जो कांग्रेस जीतती यहाँ आ रही है, अब वो सीधे सीधे गायब हो जाएगी क्योंकि एमआईएम यहाँ आ गई है। थोड़े बहुत मुस्लिम वोट भी काटेगी हर सीट पे, 40 के आसपास यहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो इस पे आपको क्या, आपको 5 सीटें मिलती हैं जिसमें से आपके 4 विधायक आरजेडी में चले जाते हैं। तो अब जनता भरोसा कैसे करे जब आपके प्रतिनिधि ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आखिरी में ये होता है कि आपका प्रतिनिधि जाके दूसरी पार्टी में मिल जाता है। यूपी चुनाव की हम बात करें तो यूपी में भी देखने को मिला कि उस हिसाब की सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ आई, मगर जब वोट कन्वर्जन की बात करें, जो वोट कन्वर्ट हुआ उस भीड़ से लेके और वोट डलने में, तो 1% से भी कम आपको वोट मिला। इवन के नोटा से भी कम परसेंटेज आपकी वोट गिरी, 0.45%, जो आधे से भी कम है वो वोट शेयर आपको मिला। आज हम पहुंचे हैं टोंक एमआईएम के ऑफिस में। हमारे साथ है एडवोकेट काशिफ जुबैरी, जो राजस्थान एमआईएम के स्टेट कमेटी मेंबर हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं काशिफ जुबैरी साहब। गुजारिश करूंगा कि जनता को एक आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM राजस्थान का स्टेट कोर मेंबर और ज़िला टोंक और दीगर अफराद जो हाड़ौती हैं उसका प्रभारी भी हूँ। आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा, एक बेहतर शख्स और काबिल पत्रकार के तौर पर आज कादिर साहब यहाँ मौजूद हुए हैं, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो करियर था या आपका जो प्रोफेशनलिज्म था वो था वकालत। पिछले कई सालों से आप वकालत कर रहे थे, तो एकदम से 2-3 सालों में आपने जो आपका स्वभाव है वो चेंज किया, पॉलिटिक्स की तरफ आपका स्वभाव हुआ। उससे पहले आप सोशल एक्टिविस्ट भी थे, कुछ पोस्टें वगैरह डालते थे, लेख भी लिखते थे। तो एकदम से ये जो चेंज आया, ये आपने ये देखा कि आने वाला चुनाव करीब है, तो ये आपके मन में सेवा भाव को लेकर है या आम भाषा में जिसे कहते हैं कि नेतागिरी, नेता भाव को लेकर है? क्या आपके मन में क्या चल रहा है राजनीति को लेकर? एकदम से कैसे मुड़ा आप राजनीति की तरफ? देखिए कादिर जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा सा आप करेक्शन करें कि मेरी राजनीति की जो सफ़र है वो 2-3 साल पुराना है। 31 मई 2022 के अंदर जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM राजस्थान में लॉन्च करी असद ओवैसी साहब ने, उस वक्त मुझे एज ए कोर मेंबर चुना गया। तभी से मेरा राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। उससे पहले मैं एक वकील था और आज भी एक वकील हूँ, और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह चाहेगा मैं एक वकील की हैसियत से लोगों की खिदमत को अंजाम देता रहूँगा। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि इसको हम जन सेवा कहें या नेतागिरी कहें, तो देखिए राजनीति का एक सबसे बड़ा जो औचित्य होता है, जो एक सबसे बड़ा पर्पस होता है, वो यही होता है कि हम आम जनता की सेवा कर सकें। और जिस तरह भारत एक जमहूरी और लोकतांत्रिक मुल्क है, उसके अंदर मैंने बहुत करीब से देखा अपने 2-3 साल के मुख्तसर से सफ़र के अंदर वकालत के कि अगर आपको जन सेवा करना है, जन भाव करना है, तो जमहूरी मुल्क के अंदर आपको सियासी एक आवाज़ और सियासी एक ताकत बनना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो राजनीतिक तौर पर, और अगर एक पॉलिटिक्स या एक राजनीतिक आवाज़ आप हैं तो बेहतर तरीके से आप अपनी कौम के, आप अपने समाज के, इसमें कौम का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर वो आदमी जो मजलूम है उसके लिए हमारी पार्टी और मैं खड़ा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और हमेशा हम लोग संवैधानिक तरीके से हर चीज़ के लिए खड़े हैं। और ये मेरा राजनीति करने का मकसद सिर्फ एक यही है कि जो आज मुल्क के हालात हैं, जो जमहूरी मुल्क के अंदर एक हालात होने चाहिए, उसको हम आगे रख सके। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया है
उसकी रक्षा के लिए आज हम लोग आगे हैं। और ये हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, एक ही है कि हम ना नेतागिरी करें ना पॉलिटिक्स करें, हम जन सेवा के लिए मैदान में हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहें। अच्छा, जैसे आपने जन सेवा की बात कही, तो जन सेवा में क्या सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? आपके नेशनल प्रेसिडेंट को देखा जाए तो सिर्फ अक्सर डिबेट जो होती है मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों के लिए होती है, जबकि ये संविधान और ये देश तो सबके लिए है, तो सिर्फ मुसलमान ही क्यों आते हैं आपकी राजनीति में? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन हमें एक परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। पिछले 2014 से जब से इस मुल्क के अंदर एनडीए सरकार, और मैं एनडीए से ज़्यादा कहूँगा बीजेपी सरकार जब से इस मुल्क में आई है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया है वो दलित और मुसलमानों पर है। आप हमारे नेशनल प्रेसिडेंट की हर स्पीच सुनिए, उसके अंदर वो बात करेंगे दलित अत्याचार की, वो बात करेंगे मुस्लिम अत्याचार की। तो हमारा कोई एक सीधा सा एक टारगेट नहीं है कि हम दलित और मुस्लिम राजनीति ही करेंगे। हम हर उस समाज के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस धर्म के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ असंवैधानिक तरीके से लोग कृत्य कर रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अब आपने एक बात कही कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, तो वो एक वजह यह है कि आप पिछले दीगर 10 साल में देख लीजिए कि ज़्यादातर जो उत्पीड़न किया गया है वो मुस्लिम्स का किया गया है। और जो हमारी सेक्युलर जमातें हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे मायावती हो, इवन आपकी ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, एक छोटी सी अदना सी आवाज़ भी उन जुल्म के लिए नहीं उठती। तो आपने बात करी संविधान की, तो हम उस संविधान के अंदर, चाहे रोहित वेमुला का ले लीजिए आप, दलित उत्पीड़न हो, चाहे आप उन्नाव के अंदर मारी गई जिस बच्ची को मार दिया गया रेप करके, उसके लिए ले लीजिए, तो चाहे आप पहलू खान को ले लीजिए राजस्थान में, चाहे रहबर को ले लीजिए, इवन आप सीए एनआरसी ले लीजिए, कोई सा भी मुद्दा हो, आपको जो दिखेगा वो 2014 के बाद एक परिप्रेक्ष्य बन चुका है कि जो उत्पीड़न का परिप्रेक्ष्य है वो मुस्लिम समाज को टारगेट करके किया जा रहा है। तो जो मुद्दा हमारे सामने आता है, अब उसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम मुद्दों को बात करेंगे, तो जब मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दे आजकल जो एक राजनीति बनाई गई है वो दलित और मुस्लिम अत्याचार के ऊपर सीमित होकर रह गई। तो हमारी आवाज़ हमेशा समाज के साथ उठती है, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया ये होता है कि हम मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि वो हमारी आवाज़ हर कौम के लिए, हर तबके के लिए। अच्छा, राजस्थान में क्या लॉन्च डेट बताई आपने पार्टी की? 31 मई 2022 जो आपने लॉन्च डेट कही, और आपका एक तरफ के नहीं है कि आप सेवा भाव पार्टी हैं, तो सेवा भाव पार्टी तो चुनाव से 1 या 2 साल पहले नहीं आती, तो आपने राजस्थान में क्या क्या सेवा के काम किए और चुनाव से जस्ट पहले ही आप राजस्थान में क्यों? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, मैं अलग अलग उनके जवाब देता हूँ कि हम अभी क्यों आए, तब क्यों नहीं आए, तब क्यों और अभी क्यों नहीं आए। मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि 90 के दशक के अंदर बीजेपी नाम की कोई एक छोटी सी एक पार्टी हुआ करती थी। इसका ऑफिशियली डेट शायद मुझे याद है 84 है। अगर हम बात करें कि साहब आप 84 से पहले क्यों नहीं थे और अब क्यों आए, तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाएगा कि आपने तब नहीं किया, अब क्यों किया। जैसे आज बीजेपी बात करती है कि साहब नेहरू जी हमें करने नहीं देते, हम उस वक्त होते तो हम ये करते। तो अरे भाई, हमने जो अभी किया है उस पर बात करें, हमने पहले क्यों नहीं किया वो हमारा क्राइटेरिया है, हमने क्यों नहीं किया वो हम बेहतर जानते हैं। नहीं, सेवा भाव के नजरिए से अगर देखें तो सेवा के क्या क्या काम किए आपने? हाँ, ये आपके काम आप पहले भी तो कर सकते थे। ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है। सेवा के जो हमने 31 मई के बाद जो हम लोगों ने काम किए, उसके लिए हमने सबसे पहले तो हमने हर तबके की आवाज़ को सबसे सर्वोपरि रख के हमने उठाया। आपको याद होगा कि राजस्थान की ये घटना है, जालोर के अंदर एक दलित बच्चे को, जिसको आप देखिए कि हम दावा करते हैं 21वीं या 22वीं सदी में होने का, और एक बच्चा जो 7 से 8 साल का है, जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो दलित समुदाय से बिलोंग करता है। आप वहाँ पे कई हमारे दलित भाई उस पर जब अपनी आवाज़ उठाते हैं संवैधानिक तरीके से, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, यह हमारा दायित्व है, और हम दलित के साथ भी हम अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक हर समाज की आवाज़ को लेकर आगे जाएंगे। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, उस दलित बच्चे के लिए हमने सहयोग का काम किया। प्रेसिडेंट असद साहब ने उसके लिए ट्वीट किया और राज्य सरकार के लिए उससे मुआवजे की मांग करी। उसके अलावा जो जघन्य हत्याकांड उदयपुर में हुआ था, उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा करी कि कोई भी असंवैधानिक काम इस मुल्क में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। हमने नुपुर शर्मा के लिए प्रोटेस्ट किया। नुपुर शर्मा जिसने अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमर्यादित टिप्पणी करी थी, हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि हमने सेवा भाव, तो 31 मई से पहले
आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर धर्म संसद नाम की एक संसद रखी गई थी, जिसके लिए एक समुदाय विशेष की मस्जिदों को गिराने और समुदाय विशेष की हानि पहुंचाने की बात की गई थी। टोंक के अंदर, पूरे राजस्थान में टोंक इकलौता वाहिद ऐसा जिला है जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता ने उसके ऊपर आवाज उठाई और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। उसके अलावा कई ऐसे काम है। अभी एक जैसलमेर के अंदर एक बच्ची, जिसको कि स्कूल के अंदर टीचर ने, जो अपाहिज बच्ची है, उसको एक धर्म विशेष को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां करी। हम उसके साथ जाकर खड़े हुए, हमने उसको पुलिस सुरक्षा की मांग करी। हम ऐसे ही निवाई के अंदर जो मस्जिद पर पथराव हुआ, हम वहां गए, हमने वहां शांति की अपील करी। तो ऐसे मुख्तलिफ चीजें, अभी आपके ही जिले, आपके ही शहर की घटना है मामू भांजा दरगाह, वहां पे कुछ उत्पात किया गया किसी एक समुदाय विशेष को निशाना बना के, हमने उसको लेकर आवाज उठाई। तो हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, हम हर चीज पर बात करेंगे। तो हमारा सफर बहुत छोटा है, लेकिन जितनी अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, जितना अल्लाह हमसे काम ले रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ये तो रहा एक तरफ के मुद्दे, जिनको अपन ये कह सकते हैं कि समाज के लिए, इंसाफ के लिए बोलने के मुद्दे। अब जहां बात आती है समाज को, या आप बात करते हैं कौम को एम्पावरमेंट करने की, जहां मेडिकल की भी बात आती है, जहां बच्चों की एजुकेशन की बात आती है, जहां उनको एम्पावर करने के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे आपकी नेशनल पार्टी है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए आपने जमीनी तौर पे क्या किया? देखिए, एजुकेशन के लिए, देखिए, अब मैंने आपको आपके सवाल के शुरुआत में, जो पहला हमारा सेशन शुरू हुआ था, मैंने एक जवाब दिया था कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके लिए आपको सियासी आवाज़ बनना ज़रूरी होता है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हैदराबाद, तेलंगाना जो है, जो एक स्टेट है, वहां पर आप जाकर देखिए। मैं आपको इनवाइट करता हूं, इंशाल्लाह आप चलिए मेरे साथ, दारुस्सलाम चलिए। आप जब वहां जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हर समाज का आदमी अपनी छोटी सी समस्या से लेकर, एजुकेशन को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे स्किल्स को लेकर हो, दारुस्सलाम में हर हफ्ते, हर दूसरे दिन वहाँ पे एक सुनवाई कैंप लगता है, वहाँ पर आता है। आप मेडिकल कॉलेज देखिए, वहाँ पे कई बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, फिर मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन दी जा रही है, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कई हज़ार बच्चे ओवैसी स्कूल के अंदर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये सब कब संभव है? जब आपकी एक सियासी जमात मौजूद होगी। उसके बाद आप बात कर सकते हैं खुद एक एम्पावरमेंट खड़ा करने की, एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने की, एक स्किल्स डेवलपमेंट करने की। अगर हमारी वो जमातें जो अपने आप को सेकुलर जमातें कहती हैं, जब वो ये देख रही हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें राइट देता है कि एक स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है, मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं है? हम बात करते हैं मुस्लिम समुदाय, सत्तर समिति की रिपोर्ट कहती है कि साहब हम दलितों से निचले स्तर पर हैं, दलित जो भाई हमारे हैं, हम उनसे भी नीचे आ गए। हमारी स्थिति तो ये है। तो आप रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 10% मुसलमान है। बेरोजगारी के आप देखिए कि बेरोजगारी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मैं अभी बहुत लंबा ये हो जाएगा कि अगर बेरोजगारी की हम बात करें तो राजस्थान के 90% जिलों के अंदर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, राजस्थान में 25% बेरोजगारी दर नीति आयोग ने अभी दी है। उसके अलावा हम आपके जिले की बात करें टोंक की, तो 30 मोस्ट बैकवर्ड एरिया के अंदर टोंक को रखा गया है, मोस्ट बैकवर्ड एरिया के अंदर। क्यों है सब? अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो मैंने बात करी है समाज को एम्पावर करने की, और आपने कहा कि AIMIM शुरू से एक सेवा भाव पार्टी रही है, तो सर बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं कि जहां ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही हैं। जरूरी तो नहीं है कि पार्टी का संगठन हो, कोई स्कूल खोलने के लिए, कोई कॉलेज खोलने के लिए, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट देने के लिए जरूरी तो नहीं है, आप सीधे भी तो कर सकते हैं काम, जैसे एनजीओ करती हैं बहुत सारी। देखिए, मैंने फिर देखिए क्या होता है कि आपने बात करी एम्पावरमेंट के, पॉलिटिकल एक आवाज़ की। हम लोग पॉलिटिकल, हमें लगता है कि भाई संवैधानिक तरीके के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर हम बेहतर कर सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। एज ए एनजीओ हम लोगों का क्राइटेरिया नहीं है। एनजीओ को जो काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको बढ़ावा देते हैं। हम ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम लोग सरकार में रहे या हम लोग सरकार में आए तो हम उन ऐसे एनजीओ जो एजुकेशन को लेकर, जो मेडिकल को लेकर, जो फैसिलिटीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, हम उनका इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। अच्छा, राजस्थान के लेवल पे पार्टी की हम बात करें तो राजस्थान में पार्टी की स्टेट यूनिट का गठन हो चुका है, और किन किन जिलों में ये जिला स्तरीय कमेटियां काम कर रही हैं? देखिए, स्टेट का गठन हो चुका है, कोर कमेटी बना दी गई थी। जिला और जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी घोषणा जल्द ही जनवरी के आखिर हफ्ते तक कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कितने प्रकोष्ठों में पार्टी काम कर? हाँ, प्रकोष्ठों की अगर हम बात करें तो हमने विधानसभा वाइज कई कोर कमेटियां बना दी हैं,
जैसे आप कोटा कोर कमेटी ले लीजिए, झालावाड़ कोर कमेटी ले लीजिए, आदर्श नगर कोर कमेटी ले लीजिए, मेवात की हमने कमेटियां बना दी हैं, और शेखावटी के एरिया के अंदर हमने कई कमेटियां बना दी। इस तरह 15 से 16 प्रकोष्ठ विधानसभा एरिया के अंदर हमारी कमेटियां काम कर रही। अच्छा, जैसे आपने कहा, आपने एक लफ्ज कहा था कि कौम से, मतलब मैं जहां तक समझा था कि मुसलमान नहीं, जितने भी हमारी जनता है। बिल्कुल। तो जो आपकी जिला स्तरीय पार्टी है, प्रकोष्ठ है, उसमें सिर्फ मुस्लिम हाई परसेंटेज में है या समाज के सभी वर्गों को लोग के आपने चला है? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है जो लोगों के दिलों के अंदर है। देखिए, हम लोग अपनी विचारधारा लेकर आगे जा रहे हैं। जिस आदमी को, जिस भाई को, जिस बहन को ये लगता है कि वो हमारी विचारधारा से सहमत है, वो आए और हमारी पार्टी ज्वाइन करे। कई एरिया जैसे हैं, जैसे जालोर के अंदर हमारे दलित भाइयों को ज़्यादा एक अच्छी मेजोरिटी है वहाँ पर। हमारे पास वहाँ जो टीम बनी हुई है उसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। चित्तौड़ की हमारी एक कमेटी बनी हुई है, चित्तौड़ के अंदर कई हमारे दलित भाई हैं जो कि बहुत अच्छी संख्या के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा टोंक के अंदर भी काफ़ी लोगों से जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं उनसे बात चल रही है और बहुत अच्छे स्टेज पर है। तीसरी बात कि आदर्श नगर विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा तबका महावतों का है। जयपुर आदर्श नगर में एक बहुत बड़ा तबका महावतों का है, और उसके अलावा दलित समाज के लोग भी वहाँ पे एक प्रभावी एरिया के अंदर, वो लोग हमसे कांटेक्ट में है और उनकी वो जो हमारी कोर कमेटियां बनी है उसके अंदर वो लोग शामिल। अच्छा, बात कर रहे हैं आप समाज के सभी वर्गों की, जिसको आपकी विचारधारा पसंद आए वो आपसे जुड़े, मगर आपकी विचारधारा तो सीधे सीधे तौर पे ये दिखती है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हैं। थोड़ा बहुत आप उसमें दलित को भी मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा जो आपके एमएलए हैं तेलंगाना से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, 2013-14 में जो उनकी स्पीच आई, उसके बाद आपको लगता है कि आपकी विचारधारा को लेके जो एक सामने सिनेरियो हमारे हुआ है, लोगों के मन में जो आया, तो लोग उससे जुड़ेंगे, आम लोग भी उससे जुड़ेंगे सिवाय मुस्लिमों के? देखिए कादिर जी, दिक्कत यही है कि हम बात करें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, तो या तो हम इस संविधान को भूल चुके हैं या हम कानून को नहीं मानते। दो चीज़ें हैं कि एक, आप एक सिनेरियो सेट कर रहे हैं कि साहब अकबर साहब, अकबर साहब, अकबर साहब, अरे अकबर साहब को कोर्ट ने बरी कर दिया, मामला खत्म है। अब इस देश की आप कहते हैं कि राम मंदिर पे आदेश हो चुका है कोर्ट का, तो अब इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। लेकिन वो सर्वोपरि कोर्ट जब अकबरुद्दीन की बात आती है तो उसको सर्वोपरि नहीं माना जाता। बार बार मिसालें दी जाती है अकबरुद्दीन, अरे असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा है वो सुने। असद, वो मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी को पेश किया जाता है, जिस तरीके की डिबेट्स हमें चैनल्स पे देखने मिलती हैं कि मुस्लिम पक्ष की राजनीति आप ऐसे करते हैं, तो आपकी विचारधारा या तो हमें खुल के बताएं कि लोगों तक ये बात पहुंचे, तो वो जो वो मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, उसी पे लोग अमल करते हैं अक्सर। तो आप अपनी विचारधारा में खुल के बताएं कि आपकी विचारधारा समाज के लिए है, या जो आपकी मीडिया में या आपकी स्पीचों में दिखता है कि मुस्लिम फेवर एक थोड़ा सा दिखता है, और आपकी पार्टी में भी काफी मुस्लिमों को जुड़ा हुआ है, नाम भी आपका इसी टाइप का है, तो किस तरीके से लोग इसको देखें? देखिए, वो सवाल के बहुत हिस्से हैं, इसका मैं अलग अलग जवाब देता हूँ। इस सवाल में एक सबसे बड़ा पहलू यही है कि मैंने आपको पहले बताया, छोटा सा जवाब दें इसका कि आपकी विचारधारा क्या? देखिए, हमारी विचारधारा सिर्फ यही कि समाज के सभी लोग हमारे साथ मौजूद रहें। हर वो आवाज़ जो मजलूम है उसको हम आगे ले जाने का काम करें। मुस्लिम की अभी जो बात चल रही है कि हम मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो मुस्लिम पीढ़ी ज़्यादा है। मैंने हमेशा बात करी, हम इसलिए हमें बात करना पड़ती है। जिस दिन दलित समाज पे अत्याचार होता है हम दलित की बात करें, रोहित वेमुला पे हमने बात करी, उन्नाव की जो हमारी बहन थी हमने उस पर बात करी। लेकिन मीडिया जो कि एक तरीके से एक अलग ही सिनेरियो चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ा हो, बिल्ड हो, तो इसको इस विचारधारा से बांटने के लिए वो मुद्दे को कहीं और ले जाता है। हमारी विचारधारा सिर्फ एक है, समाज का हर मजलूम शख्स हमारे साथ खड़ा है, हम लोग हर मजलूम की आवाज़ है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। अच्छा, एक जो कहा जाता है आपको, वो चाहे आपको कटवा गैंग कहेंगे, आप वोट काटते हैं, या आपको वो बी पार्टी कहा जाए, वो इसलिए कहा जाता है कि यूपी में और बिहार का अगर चुनाव देखें तो कई सीट ऐसी थी कि जहां से आप अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते तो वहां ये चांस था कि बीजेपी हार जाती। तो जब लोगों को दिखता है कि आपके कैंडिडेट ने 400, 500, 1000, 2000, 5000 तक वोट लिए, जिसकी वजह से बीजेपी सीधी सीधी हार गई, या बीजेपी की जो एंटी पार्टी थी वो जीत रही थी, तो ये जब लोगों को दिखता है, तो अगर आपका मकसद बीजेपी को हराना है तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों से अलायंस करके अपना कैंडिडेट वहां से हटा के बीजेपी को जीतने से आप बचा लें वहां। अरे भाई, हमसे अलायंस करता कौन? हम तो अछूत है। सेक्युलर पार्टी हमसे आए ना, हमने कब मना किया? हम तो अछूत हैं, हमें तो इसलिए, अरे नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, मुस्लिम हमारे साथ नहीं रह सकता, हम मुस्लिम के वोट ले सकते हैं लेकिन मुस्लिम को लीडरशिप नहीं दे सकते। अब आपको मैं ले चलता हूँ परिप्रेक्ष्य में, जो आपने बात करी यूपी और बिहार इलेक्शन में, दोनों को मैं अलग अलग सिनेरियो बता देता हूँ आपको। कादिर जी, एक चीज़ बताइए कि 2012 में जो चुनाव हुए, यूपी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं,
उसमें कांग्रेस ने कितनी सीटों पे कंटेस्ट किया? 403 पे, जीते कितने? 22। ठीक है, आ जाइए आप 2017 इलेक्शन पे, जहां पे एसपी और कांग्रेस का गठबंधन था। 114 सीटों पे कांग्रेस लड़ती है, 7 जीतती है, 107 हारते हैं। 38 सीटों पे हमने 2017 के अंदर कैंडिडेट्स उतारे थे। चलिए 38 को भी आप मिला लीजिए, 70 सीट आपके पास बाकी थी, वहां एमआईएम नहीं थी, आप क्यों नहीं जीते? आपका विनिंग परसेंटेज है 0.6, 6% वोट आप ला रही हैं। अब आप 2022 में आ जाइए। आप 2022 में 397 सीटों पर लड़ते हैं साहब। 397 सीटों पर लड़के 370 पे आपकी जमानत जब्त होती है। 370 पे जमानत जब्त होने के बाद आप जीतते हैं दो सीट्स, और आपका विनिंग परसेंटेज है 2.5। आप बताइए वोट कटवा कौन हुआ साहब? अगर आपको लग रहा है आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, अगर आप क्यों नहीं मानते साहब कि आपका जनाधार खत्म हो चुका है, आपका गढ़ खत्म हो चुका है यूपी। और 2022 में, या एक इलेक्शन था 2017 या 2022 में, भूल रहा हूं, कि अमेठी की 4 विधानसभा, जिसमें से राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, 3 कांग्रेस हार गई, वहां तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे। आपको यह बात मानना पड़ेगी कि आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप बीजेपी से सामना कर सके। आप वोट कटवा, असल वोट कटवा आप हैं। आपने क्यों लड़ा? आप 2012 से नहीं सीखे कि आपका जनाधार खत्म हो गया? 2017 से नहीं सीखे? 2022 से नहीं सीखे? तो असल वोट कटवा कांग्रेस है। अब आ जाइए आप बिहार में। बिहार की हम बात करें, हमने 20 कैंडिडेट्स उतारे, उसमें से 14 मुस्लिम बाहुल सीट पर थे और 6 हमारा अलग सीट्स पर थे। हम जब बात करेंगे, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, 5 पे हम जीते, 8 पे महागठबंधन जीता, 8 पे महागठबंधन जीता, और 3 सीट्स ऐसी थी जहां पर एनडीए जीता। लेकिन एनडीए के जीत का मार्जिन इतना ज्यादा था कि जो एमआईएम को वोट पड़ा, अगर एमआईएम हो या नहीं हो, वहां एमआईएम की कोई हैसियत नहीं थी। अगर एमआईएम होती तब भी एनडीए को नहीं फर्क पड़ रहा था, और नहीं होती तब भी एनडीए को नहीं फर्क पड़ रहा था। तो 8 जीतते हैं महागठबंधन के, 5 हमारे जीतते हैं और 3 एनडीए के जीतते हैं। 20 के अलावा आप बताइए कांग्रेस ने कितनी वहां जीती? असल वोट कटवा इस वक्त हिंदुस्तान में अगर कोई साबित हो रही है तो वो है कांग्रेस। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि आप 2012, 2017, 2022 और बिहार के 2020 के इलेक्शन का आंकड़ा देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि असल वोट कटवा कौन। अच्छा, बिहार की, यूपी की हम बात करें तो वहाँ लोकल पार्टीज भी हैं जो उसी स्टेट तक सीमित है। राजस्थान में ऐसा सिनेरियो नहीं है। राजस्थान में या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। तो आपके आने से जो एक नजरिए से देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम वोट काटेंगे, तो लोगों को लग रहा है कि अब तक जो कांग्रेस जीतती यहाँ आ रही है, अब वो सीधे सीधे गायब हो जाएगी, क्योंकि एमआईएम यहाँ आ गई है। थोड़े बहुत मुस्लिम वोट भी काटेगी हर सीट पे, 40 के आसपास यहाँ मुस्लिम बहुल सीट है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए कादिर जी, इसमें सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि एमआईएम के आने से कोई हार रहा है, ये थोड़ा सा मुझे हैरत में डाल देता है। क्योंकि हम बात करें 1990 की, 1990 में कांग्रेस नहीं, सॉरी एमआईएम नहीं थी, कौन जीता? बीजेपी। 1993 में एमआईएम नहीं थी, कौन जीता? बीजेपी। 2003 के अंदर एमआईएम नहीं थी, कौन जीता? बीजेपी। 2013 में एमआईएम नहीं थी, कौन जीता? बीजेपी। तो राजस्थान का एक कल्चर है, आप सिर्फ एक टैग लगा देना चाहते हैं साहब। आप ये नहीं चाहते कि जिन वोटर्स को आपने सिर्फ आपकी सीट इंक्रीज करने के लिए, सीट बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, वो आपसे चिटक के कहीं जाए। इवन आप उनको मंत्रालय देते हैं, कब्रस्तान मंत्रालय, आप देते हैं उनको शमशान मंत्रालय, आप कभी उनको एक ऐसा मंत्रालय नहीं देंगे जहां से एक लीडरशिप खड़ी हो। आपको ऐसे सिपाही चाहिए जो आपकी विचारधारा से बाहर की बात ना करें। अगर एमआईएम आती है और एमआईएम लड़ती है, तो इंशाल्लाह ये बात कर मैं वादा कर रहा हूं, 200 के अंदर से अगर हमारा एक भी नुमाइंदा जीत के विधानसभा जाता है, तो इस राजस्थान के अंदर, विधानसभा के अंदर हक की आवाज सबसे पहले बुलंद करने वाला एमआईएम होगी। चलिए ठीक है। अब जो आम जनता है राजस्थान की, वो इससे पहले वाले चुनाव देखेगी, अदर स्टेट के चुनाव देखेगी, क्योंकि एमआईएम राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल। अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, जहां से ओवैसी साहब की बड़ी बड़ी सभाएं हुई, हजारों लाखों लोग वहां गए, मगर उस परसेंटेज में वोट जो है कन्वर्ट नहीं हो पाया जितनी लोगों की भीड़ थी। जब आपका वोट कन्वर्ट होता है, आपको 5 सीटें मिलती हैं, जिसमें से आपके 4 विधायक आरजेडी में चले जाते हैं। तो अब जनता भरोसा कैसे करे जब आपके प्रतिनिधि ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आखिरी में ये होता है कि आपका प्रतिनिधि जाके दूसरी पार्टी में मिल जाता है। देखिए 2 चीजें हैं कि जनता हमारे पे यकीन कैसे करे। जनता ऐसे ही यकीन करे जैसे जनता ने कांग्रेस पे किया है। जनता कांग्रेस को जिताती है गोवा में, उसके एमएलए जाके बैठ जाते हैं बीजेपी की गोद में। जनता कांग्रेस को जिताती है एमपी में, दिग्विजय सिंह, सॉरी हमारे विधायक, क्या नाम था उनका, दिमाग से थोड़ा स्किप हो रहा है, वो जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो 22 विधायक के साथ जाके बैठ जाते बीजेपी की गोद में। हम बात करें कर्नाटका की, वहाँ भी यही होता है। हम बात करें आपकी
अदर स्टेट्स में कई स्टेट्स ऐसे हैं, आप राजस्थान को ले लीजिए, बामुश्किल आला कमान ने अपनी सरकार बचाई है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ये भरोसे की, एक बात का भरोसा मैं आपको हमेशा दिलाता हूँ कि चाहे विधायक कोई कहीं भी जाए, कोई नहीं जाए, हम जीते हम हारे, इंशाल्लाह हम लोग हर मुद्दे पे इस कौम के साथ, इस समाज के साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस के जैसे इतनी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकते हैं तो हमारा जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, यूपी चुनाव की हम बात करें तो यूपी में भी देखने को मिला कि उस हिसाब की सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ आई, मगर जब वोट कन्वर्जन की बात करें, जो वोट कन्वर्ट हुआ उस भीड़ से लेके और वोट डलने में, तो 1% से भी कम आपको वोट मिला। इवन के नोटा से भी कम परसेंटेज आपकी वोट गिरी, 0.45%, जो आधे से भी कम है वो वोट शेयर आपको मिला। देखा कि लगभग सभी कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई। तो यूपी में ऐसा क्या हुआ कि जनता ने आपको पसंद नहीं करा और इतनी बुरी तरीके से पार्टी चारों खाने चित हुई? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यूपी का एक सिनेरियो है कि यूपी ने 19% मुसलमान होने के बाद हमारे पे एक वहाँ पे एक जो मीडिया का प्रचार प्रसार था कि साहब बीजेपी की बी टीम, तो शायद हम लोग उससे उबरने में उतने सफल नहीं हो पाए। हम लोग जनता को अपनी जो विचारधारा है उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन हमारी यूपी की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया। ग्राउंड लेवल पे हम लोग हमारे काम से संतुष्ट थे। इंशाल्लाह जब 2 सीटों पे एक वक्त था जब जो हमारी आज की इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीती थी, लेकिन आज देख लीजिए पूरे मुल्क पर उसकी कई अलग अलग हिस्सों में उसकी सरकारें बनी हुई हैं। केंद्र सरकार में कई दिन से काबिज है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यूपी के मुसलमान, यूपी के दलित, यूपी के वही लोग हमारे पे यकीन करेंगे और इंशाल्लाह हमें जिताएंगे। देखिए, इस पे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान में किन किन सीटों से लड़ने का आपका इरादा है? देखिए, राजस्थान के अंदर जहाँ तक अभी हमारी डिस्कशन हुआ है, कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी प्रदेश कार्यालय पर, तो हमारी इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारी बात हुई थी। देखिए, प्रोमिनेंट जो हमारा रहेगा वो उसमें टोंक है और उसमें शिव है, उसमें तिजारा है, उसमें कामा है, उसमें आपका हवा महल है, आदर्श नगर है, किशनपोल है, और भी कई सीटें देखी जा रही हैं जहाँ पे गुंजाइश, कोटा नॉर्थ है जहाँ पे हमारी गुंजाइश देखी जा रही है। इंशाल्लाह जल्दी ही एक लिस्ट इसकी लेकर मीडिया को जारी कर दी जाएगी और हमारा तकरीबन जो एक मानस है वो तकरीबन 35 से 40 सीटों पर लड़ने का। मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं लगभग उन पे हम लड़ेंगे, और जो दलित बहुल सीटें हैं दूसरी पार्टियों से हमारे गठबंधन की भी बात चल रही है, गठबंधन के हिसाब से हम लोग आगे तय करें। तो क्या लगता है आपको अलायंस की लेके अगर बात करें तो? बिल्कुल हम लोग अलायंस करेंगे। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस बारे में नजर बनाए हुए हैं, हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह जब भी जो भी लोकल पार्टीज राजस्थान की हैं उनसे जल्दी एक गठबंधन की उम्मीद हम लोग करते हैं। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलायंस में आप कदम बढ़ा सकते हैं उधर? बिल्कुल नहीं, बीजेपी और कांग्रेस तो खुद अलायंस है। मेघालय के अंदर जो सरकार चल रही है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस है। ये लोग हमें बी टीम कहते हैं, ये तो आपस में एक है। मेघालय आप देख लीजिए, अभी भी कांग्रेस और बीजेपी ने समर्थन दिया, तो ये तो खुद अलायंस है। ये 5 साल तुम खाओ 5 साल हम खाए, तो अब जनता को इन दोनों को नकारना पड़ेगा। अच्छा, टोंक से आप हैं, टोंक में आपने काफी काम किया, एक्टिव भी आप रहे, तो आपको जनता इस नजरिए से देखे कि टोंक से आप कैंडिडेट हो सकते हैं अगर यहाँ से आप कैंडिडेट खड़ा करें? देखिए, टोंक की बात अगर हम करें तो टोंक में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टोंक एक मुस्लिम बहुल एरिया है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, मैं सीधी सी बात करता हूँ कांग्रेस की, कांग्रेस ने अल्ताफ हुसैन चिश्ती साहब जो थे, उनके अलावा प्रॉपर टोंक के एक भी व्यक्ति को आज तक कैंडिडेट ने यहाँ से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, कोई वजह नहीं बता सकते। हाँ, बाहर से लाकर पैराशूट उम्मीदवार हमें दे दिएगा, हमारे पे लाद दिएगा। बीजेपी की बात करें, अजीत सिंह मेहता साहब को छोड़ दिया जाए तो कौन सा लोकल कैंडिडेट था? तो अगर लोकल कैंडिडेट पर बात आती है तो इंशाल्लाह जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो मेरे सलाखों पर है। इंशाल्लाह मैं उसमें, अल्लाह ने चाहा तो जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, मैं उसके कदम से कदम मिला के केंद्रीय फैसले के साथ चलूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि टोंक की राजनीति के लिए ज़रूरी है, टोंक के मुकामी मुद्दों के लिए ज़रूरी है, टोंक की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, टोंक की शिक्षा के लिए ज़रूरी है, टोंक के रोजगार के लिए ज़रूरी है, टोंक के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक लोकल नेतृत्व यहाँ से उभरना ज़रूरी है। एक लोकल नेतृत्व को कोई भी पार्टी आगे बढ़ाए और हम लोग उसका समर्थन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि जो
हम लोगों की एक पार्टी है, उसके लिए बनाया गया है कि था जिन्हें जोम वो दरिया भी मुझी में डूबे, था जिन्हें जोम वो दरिया भी मुझी में डूबे, कि मैं सहरा नजर आता था समंदर निकला, और तू तभी हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, जब मुझ तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। क्या बात है। तो शुभकामनाएं करते हैं आपकी पार्टी को लेके। अगर जनता आपको पसंद करे तो बिल्कुल जनता आपको जीत दिलाए। और ये थे हमारे साथ एडवोकेट काशिफ जुबेरी, जो स्टेट कमेटी मेंबर थे AIMIM के, और जनता के मन में और लोगों के मन में जितने भी सवाल थे वो हमने आपके सामने रखे हैं, आपके सामने इनसे पूछे हैं। तो आने वाले टाइम में भी हम इसी टाइप के इंटरव्यू आपके साथ लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।